तो चांदनी चौक लोकसभा सीट को लेकर के लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको ग्राफिक्स और आंकड़ों के जरिए जो है चांदनी चौक की स्थिति को बता दिया है कि कितने महिला वोटर्स, कितने पुरुष वोटर्स, कितने कुल मतदाता हैं, वो सब कुछ आपको बताया और अब तक का इतिहास क्या कुछ रहा है। लेकिन चलिए इसको समझने के लिए कि आने वाले वक्त में क्या इतिहास का असर जो है वो नजर आएगा चांदनी चौक सीट से, कैसा रहेगा इस बार का चुनावी गणित, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार दिया गया है चांदनी चौक सीट से, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है वीके सिंह जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं। वीके सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक मैं भूल सुधार कर दूं आपकी। जी, मैं वीके सिंह नहीं हूं, वीके शर्मा हूं। अच्छा माफ वी कीजिएगा वीके शर्मा जी। जी जी। बिल्कुल। वीके शर्मा जी, आपसे सबसे पहले चांदनी चौक लोकसभा सीट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। कहते हैं कि यहां से जिसने जीत दर्ज कर ली है, देश में कहीं ना कहीं उसकी एक पकड़ जो है वो मजबूत हो जाती है, क्योंकि यहां से वोटर्स जो है बहुत ही जागरूक हैं, समझदार हैं और वोटिंग प्रतिशत उतनी ही रहती है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? मैं एक बात सीधी स्पष्ट समझता हूं कि देश की एक तरह से कहें कि एक विशेष सीट कही जा सकती है। जी। जैसे को औद्योगिक तरीके से हम लोग याद करते हैं कि वहां पर बिजनेस व्यापार काफी ज्यादा होता है। तो देश की राजधानी में जो चांदनी चौक की जो सीट है, हम्म। यहाँ पर भी व्यापारी वर्ग ज्यादा तादाद में रहता है। और 1956 में जब इसकी स्थापना की गई थी इस सीट की, तो उसमें 57 में पहली बार वोट किए गए थे। और कभी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो समय है कांग्रेस ने इस सीट पर राज किया है। हम्म। और कांग्रेस का राज करने का कारण ये था कि यहाँ पर जो एक समीकरण की अगर हम बात करें, हम्म। तो उसमें जैसा आंकड़े आपने बताए थे कि मुस्लिम मतदाता लगभग 30% है, और दलित मतदाता यहाँ पर लगभग 25% है, और ओबीसी 20% है। यानी मैक्सिमम जो अगर हम बात करें, पढ़ा लिखा तबका कम है यहाँ पर। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अभी तक का जो साम्राज्य रहा वो कांग्रेस ने अपने तरीके से सीट पर एक कब्जा बनाए रखा। और जहां तक विकास की बात करें, तो विकास इसमें इतना सार्थक नहीं हुआ जितना की उम्मीद की गई थी। हम्म। लेकिन पिछले 5-10 सालों में देखा जाए, तो जब से बीजेपी का शासन आया है दिल्ली में, संसदीय सीट के माध्यम से हम्म। बीजेपी यहाँ पर विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। और इस क्षेत्र को, चांदनी चौक को, एक देश का उच्चतम सर्वश्रेष्ठ न केवल औद्योगिक क्षेत्र बना दिया, यानी कि यहाँ पर व्यापार के लिए लोग आ सकते हैं, साथ साथ दर्शनीय स्थल भी है यहाँ पर। यहाँ पर लाल किला भी है, यहाँ पर अपने गुरुद्वारा भी है, शीशगंज गुरुद्वारा भी है, और साथ साथ ऐसे अनेकों स्थान है जहाँ पर लोग अपने शौक पूरे करने के लिए आ सकते हैं। नहीं विकी शर्मा जी, आपने कहा कि कांग्रेस की बहुत अच्छी पकड़ रही है। हमने जो अभी दिखाया भी आंकड़े जो पूरे थे कि इतिहास क्या कुछ रहा है, हमने देखा है जेपी अग्रवाल जो है 3 बार से यहां से सांसद रहे, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की बात कर ले, वहां वो उतरे भी लेकिन अपनी पकड़ को कायम नहीं रख पाए। मुस्लिम वोटर्स भी हैं, यानी पूरी तरह से, हाँ विकी शर्मा जी, अगर पूरी तरह से ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जो है वो चांदनी चौक की जनता नजर आ रही थी, या फैक्टर्स जो है उनकी तरफ दिख रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजह क्या नहीं, वजह वही है कि जब देश आजाद हुआ तो एक लोगों में भावना थी कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और 1956 में जब इस सीट को बनाया गया, तो उसमें लगाव लोगों का कांग्रेस के प्रति रहा। और जो कि पढ़ा लिखा तबका साथ नहीं था वहां पर, इस क्षेत्र में पढ़ा लिखा तबका कम है। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो लगभग 15% यहाँ पर हैं। और वो अपने व्यापार में जब बात करते हैं, तो वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई का भी उनको ज्ञान है, और साथ में देश की प्रगति के बारे में भी वो सोचते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे जब विकास की बात करने लगे, प्रगति की बात करने लगे, तो उन्होंने एक संयुक्त रूप से एक निर्णय किया कि जो वास्तव में देश का विकास करें, इस सीट के माध्यम से दिल्ली का विकास करें, तो उनको जिताने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और बाद भाजपा का दामन उन्होंने थामा और यहाँ पर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसा समझ में आता है कि जो जातीय समीकरण है वो यहाँ पर काफी रोल निभाते हैं। और जो 10 की 10 विधानसभाएं, जैसा कि सब जानते हैं, यहाँ पर वो 10 विधानसभाओं में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर शिक्षा का भाव है। अगर जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, जैसे जैसे व्यापार की प्रगति होगी, तो लोगों को विकास की प्रगति में भागीदार होने का एक तरह से मौका मिलेगा। तो इसके साथ विकी शर्मा जी, क्या ये हम माने, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, बीजेपी उतनी ही कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आ रही है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि विकास की तर्ज पर जो है बीजेपी को चुना भी गया, आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो दिखेगी, लेकिन वो वक्त के साथ पता चल पाएगा। कांग्रेस ने नहीं उतारे हैं, एक इंडी गठबंधन है, आम आदमी पार्टी के साथ जो है चुनावी मैदान में कांग्रेस उतर रही है अभी तक, लेकिन प्रत्याशी नहीं मिल पाए हैं।
ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी महापर्व हमारे देश में अब ये आरंभ होने वाला है। और ऐसे में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पर सभी को एक खुशी खुशी भाग लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या माहौल बन गया है कि बीजेपी के खिलाफ जो चुनाव में प्रक्रिया चल रही है, आप देखेंगे पूरे देश में, न केवल दिल्ली की बात हम करें, पूरे देश में आप देखेंगे कि चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो उतनी तेजी से सामने नहीं आ पा रहे जितना कि बीजेपी ने घोषित कर दी। लगभग रोजाना आप देखेंगे खबरें आती हैं कि वहां पर आपस में कलह चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात लो, महाराष्ट्र की बात लो, कई और राज्यों में भी जो है वो आपस में तनाव है। विरोधी पार्टियां आपस में लड़ लड़ के तंग हो रही हैं। इधर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी पूरे अच्छे ढंग से खड़े कर दिए हैं। तो लगता है कि माहौल इस बार देश में वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन मतदाता है वो लास्ट टाइम पे मूवमेंट बनाता है, और इस वक्त जो मतदाता है वो पढ़ा लिखा है, और हर मतदाता के मन में सिर्फ यही है कि वो अपने क्षेत्र का विकास चाहता है, क्षेत्र की प्रगति चाहता है, और देश के विकास में खुद भी भागीदार होना चाहता है। मुद्दे चाहे वो रोजगार की बात करें, मुद्दे चाहे वो हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, वो सभी इसमें शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। देश सबसे पहले है, ये सोचकर आज का मतदाता वोट करने वाला है। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव बहुत अलग और अलग मुद्दों पे लड़ते हैं। इस पर हम आएंगे कि मुद्दे क्या खास होंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमने विधानसभा का चुनाव देखा है कि वैसे कहा भी जाता है कि विधानसभा का चुनाव जिस पर मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई एक पार्टी वर्चस्व कायम करती है तो लोकसभा चुनाव में भी कुछ अच्छा स्थिति जो है उस पार्टी की देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वो रहे, माफ कीजिएगा विधानसभा सीटों पर रहे। क्या इसका बेनिफिट भी कांग्रेस को नहीं होगा, क्योंकि अब तो साथ है, होना चाहिए चांदनी चौक पे खास तौर से? आप एक बात का जवाब दीजिए कि अभी बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है जी। लेकिन जो अपना इन्होंने अपना गठबंधन बनाया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, इन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित करने में इतनी असमंजस की स्थिति क्यों है, इतनी डामाडोल क्यों पोजीशन है? क्या इन विश्वास नहीं है कि कोई ऐसा एकमात्र इनका प्रत्याशी हो जो इसके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सके? क्योंकि आपस में जब सलाह पक्की नहीं होती तो एक धारणा बनती है कि वो हार की तरफ जा रहे हैं। तो ये जब पब्लिक में जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक निराशा की तरफ उनको बढ़ाएगा। यानी एक तरफ जो लड़ाई हो रही है, संगठन मजबूत नहीं है, इंडी गठबंधन जरूर बन गया है किसी मोटो के साथ, एजेंडे के साथ कि हमें बीजेपी को हराना है, सरकार को अपने खुद हमें आना है। ये तमाम जो एजेंडे के साथ इंडी गठबंधन बना वो काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर हम धरातल की बात करें। इसके साथ वीके शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कौन प्रत्याशी हो सकते हैं? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप तमाम लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस के साथ भी आप समझते हैं, बीजेपी की भी रणनीति को आप समझते हैं। तो हम यही जानना चाहेंगे, क्या एक बार फिर से जेपी अग्रवाल पर ही वापस से दाव लगाने की कांग्रेस कोशिश करेगी, या कोई नए प्रत्याशी भी जो है वो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही हो कि उनका नाम भी रेस में सामने आ रहा है, ऐसा कुछ है लगभग? देखिए, जयप्रकाश अग्रवाल जी एक सुलझे हुए राजनेता रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित एक नेता रहे हैं। उन्होंने जहां भी कोई कमी देखी, उन्होंने न केवल पार्टी के अंदर मंच से बोलने का प्रयास किया बल्कि पब्लिक में भी उस चीज को उठाया। उनका मकसद सिर्फ यही है कि जनता में एक सही सामंजस्य बिठाकर उसको सेवा दी जाए। लेकिन क्या इस उम्र में आकर जयप्रकाश अग्रवाल एक प्रत्याशी के रूप में उतर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रत्याशी कौन बनेगा? महिला के रूप में अभी तक आप देखेंगे चांदनी चौक विधानसभा सीट से जिन्होंने कमान संभाली थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी में रही, बाद में कांग्रेस पार्टी में आ गई, उनका नाम भी आ सकता है। लेकिन राजनीति है, दिल्ली की राजनीति ऐसी राजनीति है जो जलेबी की तरह गोल गोल घूम जाती, और एन मोमेंट पर जब ये फैसला करेंगे तो क्या तक जनता अपना मन बना पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता जनार्दन के बीच में भी जाना है, जो भी प्रत्याशी उतरेंगे और वहां पर अपने जनाधार को भी देखना है। एक मुद्दों की अगर हम बहुत जल्दी से इस पर नजर डालें, वीके शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है लोकसभा के क्या मुद्दे होंगे जो चांदनी चौक की जनता उसको लेकर के चलेगी? चांदनी चौक की लोकसभा सीट में जैसा 10 विधानसभाएं आपने भी बताई और सभी जानते हैं 10 विधानसभाएं, और ये एक विशेष सीट है। आप देखेंगे नक्शे में तो एक लंबी लंबी सीट आ रही है जो कि चांदनी चौक से शुरू होके और पश्चिम बिहार तक पहुंचती है, शुक्र बस्ती विधान पहुंचती है। तो पश्चिम बिहार क्षेत्र, यहाँ पर वैश्य समुदाय का बड़ा
बोलबाला है और यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है। यदि बाकी सीटें भी अगर हम बात करें, चाहे शालीमार बाग की बात करें, त्रिनगर की बात करें, वजीरपुर की बात करें, मॉडल टाउन की बात करें, सदर बाजार की बात करें, तो ये चांदनी चौक की बात करें, मटिया महिला पल्ली मैदान को छोड़कर बाकी सीटों में वैश्य समाज का बड़ा आधिपत्य है। यहाँ पर देश वर्ग के लोग काफी ज्यादा अपनी भूमिका निभाते, सक्षम है, मजबूत हैं, और इन क्षेत्रों में विकास की कम जरूरत है, क्योंकि ये खुद सक्षम है, तो इसलिए अपने क्षेत्र को देखभाल कर सकते हैं। इनके मन में एक ही बात आती है कि जिस काम के लिए वो इस क्षेत्र में मौजूद है, यानी व्यापार के लिए, उस व्यापार को आगे बढ़ाने में, उसको मजबूत करने में जो भी पार्टी या संगठन या जो नेता इनको साथ उसी मजबूत करेंगे, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा, लेकिन बीजेपी जो है प्रवीण खडेलवाल, वो व्यापारिक नेता रहे हैं और उन्होंने व्यापारियों के बीच में रहकर संघर्ष भी किया है और अपनी बात रूप से के कंधे तक ले गए। ठीक है विके शर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा यहाँ पर करने के लिए, और कैसे रहेगी चांदनी चौक की लोकसभा सीट पर कौन चुनावी प्रत्याशी के तौर पर ठोस उतरेगा, ये बताने के लिए यहाँ पर। और अब चलिए हम एक बार फिर से इतिहास इस ग्राफिक के जरिए आपको हम बताते हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट के बारे में, कि 1957 से लेकर के 2019 तक की जानकारी जिसमें शामिल है। चांदनी चौक लोकसभा सीट 1956 में अस्तित्व में आई और यहाँ पर सबसे पहला चुनाव जो है वो हुआ था साल 1957 में। तो ये राधा रमन जो है कांग्रेस की तरफ से 1957 में चुनावी मैदान में सबसे पहले उतरे थे, पहला चुनाव हुआ था। उसके बाद श्यामनाथ जो है कांग्रेस की तरफ से 1962 में चुनावी मैदान में उतरे, सांसद बने। इसके बाद राम गोपाल भारतीय जनसंघ से 1967 में चुनावी मैदान में उतरे और यहां से सांसद बने। सुभद्रा जोशी कांग्रेस की तरफ से 1971 सांसद रही हैं। और इसके साथ आपको बता दें चांदनी चौक लोकसभा सीट का ये इतिहास हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सिकंदर वक्त जनता पार्टी 1977, और इसके साथ ही भीखूराम जैन कांग्रेस 1980 में यहां से सांसद रहे हैं। इन सबके साथ जेपी अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से 1984, और फिर वापस से जेपी अग्रवाल ने कब्जा जमाया चांदनी चौक सीट पर। और बीजेपी के तरफ से पहली बार जीत करके 1991 में ताराचंद खंडेलवाल जो है वो आए थे, सांसद यहां से रहे। और जेपी अग्रवाल वापस से 1996 में जो है उन्होंने यहां पर इस सीट से कब्जा जमाया, यानी अपनी पकड़ उन्होंने दोबारा से यहां पर बना ली। विजय गोयल बीजेपी 1998, और वापस से विजय गोयल बीजेपी 1999 में वो यहां से सांसद रहे। और इसके बाद कपिल सिब्बल कांग्रेस 2004, और दोबारा से कपिल सिब्बल जो हैं 2009 में कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की। और डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी की तरफ से 2014 में यहां से सांसद रहे, और 2019 में भी उन्होंने दोबारा से जीत हासिल करते हुए। और चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट में इतना ही। कल फिर किसी और हॉट सीट के साथ हम हाजिर हो जाएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज़।